मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में सिलेबस के बारे में, सामान्य प्रतियोगिताओं के एक सिलेबस के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था और कहा था कि हम लोग आगे जो है एक एक खंड पर विस्तार पूर्वक से बातचीत करेंगे कि किससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 4 आधार बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर उसे देख लीजिए। आज हम लोग चलेंगे उससे आगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सामान्य अध्ययन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़। तो सामान्य अध्ययन में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो सामान्य अध्ययन में किन किन चीज़ों को पढ़ना है मैंने विस्तार से आपको बताया था। तो सामान्य अध्ययन में आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है इतिहास। इतिहास का सिलेबस देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा आपको नज़र में आता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। इसे अगर तरीके से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स इसमें आपको ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अगर सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ें तो इतिहास बहुत ही छोटा है। इतिहास में दूसरा फ़ायदा एक और है कि इतिहास को तैयार करने में एक ही बार मेहनत है। एक बार जैसे हम इतिहास को तैयार कर लेते हैं, इतिहास सब्जेक्ट को, तो ये बार बार चेंज नहीं होता है। एक ही बार मेहनत करके इसे बनाना है, और यदि हम इसे बना लेते हैं, इसे प्रिपेयर कर लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो ये हर जगह हमें काम आएगा, जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। चाहे एग्ज़ाम भी पास कर जाएं, उसके बाद में प्रमोशन के लिए या अन्य तरीके से हर जगह इतिहास का काम आएगा ही आएगा। इसीलिए हिस्ट्री में एक ही बार मेहनत करना है और लाइफ टाइम इसमें क्या है, मज़ा लेना है। इसीलिए इसको थोड़े अच्छे से हम लोग तैयार कर सकते हैं बहुत, और पढ़ने में भी मज़ा आता है अगर तरीके से पढ़ें। इतिहास जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। मैं एक पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये अभी मैं बात करूँगा। इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। पहला जो खंड है ये है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो महत्वपूर्ण खंड हो जाता है ये हो जाता है मध्यकालीन भारत। दूसरा खंड जो है ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो खंड है ये है आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरे खंड में हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। तो ये भारत के इतिहास से ये 3 पार्ट है। इसके अलावा कुछ एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास पूछता है, लेकिन हमें सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आते हैं, इसीलिए अभी हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पिरामिड बनाया है इतिहास के लिए। ठीक है, पिरामिड देखिए, ऊपरी हिस्सा नुकीला है, धीरे धीरे नीचे की तरफ इसका आधार जो है ये चौड़ा होता जा रहा है। यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं का नेचर भी यही है। प्राचीन भारत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सबसे कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे कम। उससे थोड़ा सा अधिक जो है ये पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से। और अगर बात करते हैं सबसे अधिक प्रश्न, तो सबसे जो अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपको किससे, तो वो पूछे जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। यानी प्राचीन भारत से सबसे कम प्रश्न आएंगे, मध्यकालीन भारत से थोड़े से अधिक क्वेश्चन, और आधुनिक भारत से उससे ज़्यादा यानी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा कि किस में क्या पढ़ना है। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको पुस्तकों की सूची भी दूंगा, बुक लिस्ट भी दूंगा, ताकि वो बुक आप अपने पास रख करके घर में भी तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल के साथ निरंतर ही बने रहिए, क्योंकि हम लोग एक एक करके जितने टॉपिक मैं बताऊंगा सारे टॉपिक को कंप्लीट भी करवाऊंगा। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का सिलेबस कि इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने भी नोटबुक और पेन सामने में रख लीजिए, ताकि
आप लोग टॉपिक को नोट कर सकें, क्योंकि आप लोग सिर्फ अगर सुनते रहेंगे तो आप लोगों के दिमाग से बहुत सारी चीज़ें उतर जाएंगी। बिल्कुल क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाइए इसको, बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और मज़े से लिखते चलिए। सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोग नोट बनाते चलिए, नोट्स करते चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे इससे पहले कुछ प्रश्न जो है ये प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक इतिहास या आदि मानव के काल से भी आते हैं, उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, वो हो जाएगा, इसीलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड मत कीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोगों ने यहाँ पर प्राचीन भारत से या सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। यदि आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट बनाते हैं, तो आप लोग इतिहास में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। विशेष करके कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी थी, ग्रामीण थी, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था, आधुनिक समय में वो कहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ कहाँ कहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल अगर इसको कॉम्पैक्ट बनाएंगे तो बहुत ही छोटा है और ज़िंदगी भर याद रखने वाली चीज़ है, कोई भी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये इसका हमारा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर जो होगा ये हम लोगों को देखना है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। अभी मैं टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो इसको कर लेंगे। वैदिक सभ्यता में हम लोगों को दोनों देखना है, ऋग्वैदिक काल भी देखना है, ऋग्वैदिक या इसी को पूर्व वैदिक भी कहा जाता है, तो ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल दोनों देखेंगे, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल भी देखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को देखना है। इसके बाद आते हैं तीसरे खंड में। वैदिक सभ्यता के जो सेकेंड फेज था यानी कि उत्तर वैदिक काल, इस समय धार्मिक जीवन में बहुत सारे कर्मकांड आ गए, आडंबर आ गए, यज्ञ, पशु बलि आदि का प्रचलन हो गया, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोल रही थी, धर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो गया था, अतः आम लोगों की पहुंच से धर्म दूर होता जा रहा था। तो ऐसे समय में ही सामाजिक धार्मिक या सामाजिक नहीं कहें धार्मिक आंदोलन एक चला था, और इसी धार्मिक आंदोलन के तहत भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भी सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। तो अगला चैप्टर जो हमारा है तीसरा, वो हम लोग कह सकते हैं इसको धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो इसे हम लोग धार्मिक आंदोलन करके चैप्टर बनाएंगे, और इसमें बेसिकली हम लोगों को जैन तथा बौद्ध धर्म देखना है, जैन तथा बौद्ध धर्म के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म जैसे ही समाप्त करेंगे उसके तुरंत बाद अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा महाजनपद काल। क्या हो जाएगा? तो महाजनपद काल। ठीक है, तो ये महाजनपद काल में हम लोगों को देखना है षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद। वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैन और बौद्ध धर्म के काल आते आते जनपद बनने लगे थे, और बाद में बड़े बड़े जनपद जो है इन्होंने दूसरे छोटे जनपदों को एक्वायर कर लिया, यानी उन पर कब्जा कर लिया, और बड़े आकार के जनपद बनने लगे जो कहलाया महाजनपद। महाजनपद काल घबराइए नहीं, सिर्फ 1 पेज या 2 पेज का होगा, 1-1.5 पेज, 2 पेज भी नहीं होगा, 1.5 पेज का है। इसमें विशेष करके हमें महत्वपूर्ण महाजनपद और जो ये षोडश महाजनपद है इनकी राजधानी से प्रश्न पूछा जाता है, और आधुनिक क्षेत्र, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत आसान है, जिसे हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो 5वां चैप्टर हम लोगों को देखना है, 5th चैप्टर देखना है। ये 5th चैप्टर हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बाद में, और वो होगा मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। ये जो षोडश महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ मगध, जिसे प्रथम साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त है। बाकी सारे महाजनपदों पर इसने अधिपत्य कर लिया और एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसे हम कहते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश है ना,
नंद वंश, ये सब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मौर्य वंश भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग नंद तक यानी कि हर्यक से लेकर नंद तक हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। नंदों के बाद यहाँ पर भारत पर होगा विदेशी आक्रमण, ठीक है, भारत पर होगा विदेशी आक्रमण। तो अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा विदेशी आक्रमण। इसमें दो आक्रमण हम लोगों को महत्वपूर्ण है, एक होगा ईरानियों का आक्रमण और दूसरा जो हो जाएगा ये यवनों का यानी यूनानियों का आक्रमण, ठीक है। यूनानियों में आप लोग जानते ही हैं, यूनानियों में कौन, तो सिकंदर, ठीक है। तो यूनानियों में यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिकंदर। ये 1-1.5 पेज का चीज ये भी है, ये भी बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। इस आक्रमण के तुरंत बाद भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है और वो घटना होती है भारत में मौर्य वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाला कहानी है ना, आप लोगों को पता ही होगा। तो 7 जो चैप्टर होगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, ठीक है। नंद शासक धनानंद के द्वारा एक ब्राह्मण, तक्षशिला के ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया जाता है और उन्हीं चाणक्य की प्रेरणा पा करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में एक शक्तिशाली वंश स्थापित किया जाता है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। इसी तरह मौर्य वंश का भी एक दिन धीरे धीरे करके पतन हो जाता है। अच्छा, एक बात और, मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वगैरह वगैरह को देखेंगे। इसमें अशोक काफी महत्वपूर्ण शासक थे जिनके शिलालेख अभिलेख से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग, अभी मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा हमारा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्यों की सत्ता का जैसे ही अंत होता है, मौर्यों की सत्ता जैसे ही समाप्त होती है, भारत में आ जाता है मौर्येतर काल, ठीक है। मौर्येतर काल का मतलब ही हो जाता है क्या, मौर्यों के बाद का काल, मौर्येतर काल, मौर्यों के बाद का काल। इस काल को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक देशी राजवंश इसमें स्थापित हुए कुछ और एक विदेशी राजवंश स्थापित होते हैं, ठीक है। देशी और विदेशी राजवंश, जब बड़ी सत्ता टूटती है, बड़ा साम्राज्य टूटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय होता है। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य टूटा तो बहुत सारे देशी राजवंश भी उत्पन्न हुए और बहुत सारे विदेशी राजवंश भी उत्पन्न हुए। देशी राजवंश में मुख्यतः थे शुंग, कण्व, सातवाहन और एक था, यहां लिख देता हूं, चेदी, ठीक है। ये चूंकि ब्राह्मण थे इसीलिए ये देशी राजवंश ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। विदेशी राजवंश में, तो विदेशी राजवंश में ये जो सिकंदर के वंशज लोग थे ये कहलाए यवन, यानी कि इनको कहा जाता है इंडो ग्रीक शासक, है ना। इसके अलावे शक, पहलव और कुषाण, यानी मौर्येतर काल में हम लोगों को 4 देशी राजवंश देखने हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी, और विदेशी में यवन, शक, पहलव और कुषाण। छोटे छोटे हैं, हाफ पेज करके मान के चलिए, ये सब हाफ पेज से ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा ये प्राचीन भारत, इसमें मेन अगर आप बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं है, महाजनपद काल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगध साम्राज्य ये आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य। तो इसको एक बार टिक कर लीजिए। इसके बाद मौर्यों के बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। और इस नोट में ये 4 महत्वपूर्ण है, पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा है मगध साम्राज्य और चौथा है मौर्य साम्राज्य। मौर्येतर काल से मोटा मोटी बहुत कम क्वेश्चन आता है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं इससे। तो प्राचीन भारत का जो 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का है गुप्त काल, ठीक है, या गुप्त साम्राज्य भी हम लोग इसको कहते हैं। तो गुप्त काल श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसको मजबूती प्रदान करने वाले चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के बाद इसका विस्तार किया समुद्रगुप्त ने, ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने आकर के इसे स्वर्ण युग बना दिया। तो इसी गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इसी वंश के एक शासक थे कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वगैरह वगैरह टॉपिक हैं इसमें, ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह मौर्य काल को ध्यान से देखना है उसी तरह से गुप्त काल पर भी हमें फोकस करना है, ठीक है। तो गुप्त काल जो है ये काफी महत्वपूर्ण है।
गुप्त काल के बाद गुप्तों की सत्ता का जैसे ही भारत में पतन हो जाएगा, आ जाएंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है, यानी गुप्तों के बाद का काल। गुप्तोत्तर काल जो है ये गुप्तों के बाद के काल में मुख्य रूप से हमें देखना है पुष्यभूति वंश, ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग, देखना है पुष्यभूति वंश या इसी वंश को कहा जाता है वर्धन वंश। क्यों? क्योंकि इसमें हर्षवर्धन थे। गुप्तोत्तर काल में यही वंश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसके अलावे कुछ और वंश हैं जैसे गौड़, मैत्रक, ठीक है, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अगर बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में, तो गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है वो है पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो जैसे ही हर्षवर्धन का काल समाप्त होता है उसी तरह से प्राचीन भारत जो है ये हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां पर प्राचीन भारत समाप्त हो रहा है, ठीक है, मान लिया इस पॉइंट पर प्राचीन भारत आकर समाप्त हो गया और इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर आकर प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है और इस पॉइंट से जो है ये मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन के बीच में एक छोटा सा भाग है जिसे इतिहासकार लोग पूर्व मध्यकाल की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्व मध्यकाल। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल, ठीक है। तो ये जो पूर्व मध्यकाल है इसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है और प्राचीन भारत के तहत ही हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? तो इसमें हम लोग भारत को 4 भागों में बांट करके देखेंगे। भारत को अगर हम 4 भाग में बांटते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊपर वाला भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद उत्तर से अगर इस साइड में आएंगे तो हो जाएगा पूरब, ठीक है, पूरब। पूरब के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद जो होगा ये होगा हमारा पश्चिम भारत और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। उत्तर भारत में हम लोगों को देखना है मुख्य रूप से कश्मीर के राजवंश, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश जो है ये बहुत ही छोटे छोटे राजवंश हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं कश्मीर के राजवंश। इसमें हम लोगों को देखना है मुख्य रूप से कारकोट वंश, लोहार वंश, वर्मन वंश और एक काबुल घाटी में था हिंदू शाही वंश। जो आपका हिंदू शाही वंश ये महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमणों से ये वंश तबाह हो गया था, वो है। पूरब के साइड में हम लोग आएंगे तो आपको पता है पूरब में क्या है? तो पूरब में है बिहार और बंगाल। तो इसमें मुख्य रूप से हमें बिहार और बंगाल के राजवंशों को देखना है। बिहार और बंगाल के राजवंश में 2 राजवंश महत्वपूर्ण थे, एक था पाल वंश और दूसरा था सेन वंश। इसमें आप लोग परेशान मत होइए, 1-1, 2-2 पेज का ये मामला है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन चर्चा करना है इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। दक्षिण के जो राजवंश हैं, दक्षिण के राजवंश में हमें मुख्य रूप से देखना है, आप लोग परिचित है इससे, चोल देखना है, चालुक्य देखना है, चोल, चालुक्य और एक वंश छूट रहा है क्या? हाँ, चोल, चालुक्य और पल्लव वंश, सबसे पुराना वाला पल्लव वंश, ठीक है। इसके बाद पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में हम लोगों को देखना है राजपूत, ठीक है। तो पश्चिम भारत यानी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में हम लोगों को क्या देखना है? तो गुजरात और राजस्थान में हम लोगों को देखना है राजपूत। राजपूत में मुख्य रूप से चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, गढ़वाल और भी छोटे छोटे हैं, ठीक है, जैसे बघेल वगैरह। तो ये सब देखना है, मेनली जो है चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और गढ़वाल हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब देख लेंगे, ये पूर्व मध्यकाल जो है ये टेंशन मत लीजिए, ये मुख्य रूप से एक
5-7 पेज 8 पेज का एक नोट्स आपको नोट्स है जिससे मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपका आराम से कवर हो जाएगा। 5-7 पेज का ये चीज़ है, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए एक बार समराइज कीजिए। तो समराइज में मैंने पीछे आपको बताया 4 चैप्टर महत्वपूर्ण थे। 4 चैप्टर के बाद 5वां चैप्टर जो है ये गुप्त काल आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और छठा जो है ये पुष्यभूति या वर्धन वंश आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हर्षवर्धन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इतने टॉपिक को अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका प्राचीन भारत जो है ये कंप्लीट है, और किसी भी परीक्षा में जो सामान्य परीक्षाएं होती है या आपका पीसीएस स्टेट पीसीएस लेवल की परीक्षाएं होती है उनमें आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। ठीक है, मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, आज का वीडियो जब हमने शुरू किया था तो हमने बात की थी कि एक पिरामिड बनाया था मैंने, जिसमें बताया था कि सबसे कम प्रश्न जो होते हैं ये प्राचीन भारत से आते हैं, और बीच बीच में जो है ये प्रश्न आते हैं मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा पढ़ना था, प्रश्न कम आ रहे थे। मध्यकालीन में थोड़ा कम पढ़ना है, प्रश्न थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, और आधुनिक भारत में बिल्कुल कम पढ़ना है और प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के चैप्टर को देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत में पहला जो चैप्टर हमको देखना है ये है भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। ये जो भारत पर अरब आक्रमण हम लोग देखेंगे, इसमें बेसिकली 2 लोगों का आक्रमण हम लोगों को देखना है। एक देखना है महमूद गजनवी का आक्रमण, और दूसरा देखना है महमूद गोरी का आक्रमण। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें होगा, गोरी के सेनापति के द्वारा भारत में एक साम्राज्य स्थापित होगा जो कहलाएगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के तहत हम लोगों को 5 राजवंशों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करनी है, ये हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जब पतन होने की स्थिति में होता है तो बहुत सारे राज्य जो हो जाते हैं ये यहाँ से स्वतंत्र होने लगते हैं। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाले प्रांतीय राज्यों को हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं, एक है विजयनगर और दूसरा है बहमनी। ठीक है, इसके अलावे बंगाल, मालवा, जौनपुर, मेवाड़, ठीक है, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, तो उसमें उनके संस्थापकों के बारे में देखना है और किसके काल में स्वतंत्र हुआ ये बात करनी है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोगों को देखना है। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये होगा, यहाँ पर भी एक आएगा धार्मिक आंदोलन। तो ये जो धार्मिक आंदोलन होगा, इस धार्मिक आंदोलन में 3 आंदोलन हम लोगों को देखने हैं। एक देखना है सूफी, दूसरा देखना है सिखों का उदय, यहाँ गुरु नानक और 10 गुरु के बारे में जो है उनके देखना है, और तीसरा चीज देखना है हिंदुओं में जो धर्म सुधार आंदोलन चला वो हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है चौथे टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद जो 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ, भारत में एक नवीन वंश स्थापित हो जाता है जो कहलाता है मुगल वंश। मुगल वंश के अंतर्गत हम लोग 2 पार्ट में इसको बांट करके देखेंगे। एक देखेंगे महान मुगलों का काल, ठीक है, महान मुगलों का काल जो हम लोग 1526 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 तक देखेंगे, और दूसरा होगा परवर्ती मुगल। परवर्ती मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर के 1857 तक, ठीक है, 1526 से ये देखेंगे 1707, और ये होगा 1707 से लेकर के भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 तक, ठीक है। इसके बाद छठा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें ये है मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। इसमें हम लोग 2 पार्ट में बांट करके इसको देखेंगे। एक देखेंगे शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना, और दूसरा जो देखेंगे ये मराठा पेशवाओं का काल यानी मराठा पेशवाओं का काल। बस मध्यकालीन भारत में इतने ही चैप्टर है। अगर मोटा मोटी बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न
दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और मराठा साम्राज्य। ये 3 मेजर पार्ट है और इसके अलावा सूफी से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत जो है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसे आप लोग सब उतार लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो प्राचीन प्लस मध्यकालीन के लिए आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी की बुक लेंगे। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी कौन से क्लास की लेंगे? तो 11th एंड 12th की। ठीक है, और कोई पुस्तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th और 12th की ऑल एनसीईआरटी लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पिछले परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन बैंक है वो आप ले लेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और इस एनसीईआरटी को आप पढ़िए। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक सेकेंडरी बुक आप ले सकते हैं और वो बुक ये रही। ठीक है, ये बुक आप अपने पास रख सकते हैं। ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसके राइटर हैं इम्तियाज अहमद। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मध्यकाल के लिए आप बुक ले सकते हैं, है ना। मध्यकाल के लिए, ये मध्यकालीन भारत है, इसके लिए आप ले सकते हैं इम्तियाज अहमद की बुक। ठीक है, इम्तियाज अहमद, ये बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी 11th और 12th को मन से पढ़ जाइए, ये आपका कवर कर जाएगा। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जम कर बनाइए, जितना बना सकते हैं बनाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन कैसे आता है इसका नेचर पकड़ में आएगा और आपको समझ में आएगा। और हमारे क्लासेस के साथ बने रहिए, 4, 5, 6 बुक का निचोड़ मैं आपको इसमें दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पे विश्वास बनाए रखिए और इसके साथ आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ाई कीजिए। टॉपिक मैंने बता दिया है, जिन टॉपिक पर मैंने फोकस करने के लिए कहा है उन टॉपिक पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। कल मैं एक वीडियो बना करके आधुनिक भारत के इतिहास पर बता दूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक एक करके पहले मैं सारे सब्जेक्ट को बता दूंगा कि उसमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोग एक एक 2-2 सब्जेक्ट करके स्टार्ट करेंगे और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। पहले जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उन पर बना दूंगा मैं वीडियो, उसके बाद बाकी चैप्टर्स पर बना दूंगा। तो आप लोग जो है ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज इतनी ही बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।